इस वीडियो में हम लोग कोलपिट्स ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और कंडीशन ऑफ ऑसिलेशंस निकालेंगे। कोलपिट ऑसिलेटर्स ELC ट्यून्ड ऑसिलेटर का एग्जाम्पल है। कोलपिट ऑसिलेटर में हम एक पैरेलल ट्यून्ड सर्किट यूज करते हैं, उसको हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस के बीच में लगाते हैं। ये मैंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ कोलपिट ऑसिलेटर का शो किया है इस फिगर में। इसमें आप देख रहे हैं कि एक पैरेलल ट्यून्ड सर्किट इंडक्टर और कैपेसिटर से बनाते हैं। इस केस में एक इंडक्टर L है और C1 C2 दो कैपेसिटर हैं। इनको यूज करके पैरेलल ट्यून्ड सर्किट या टैंक सर्किट बनाया गया है। इस पैरेलल टैंक सर्किट को हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस के बीच में कनेक्ट किए हैं। मीन्स आउटपुट ऑफ दिस पैरेलल टैंक सर्किट इज कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। ये टैंक सर्किट हमने बेस और कलेक्टर के बीच में कनेक्ट किया है और इस ट्यून्ड सर्किट के आउटपुट का एक पार्ट, टोटल आउटपुट तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा। इस टैंक सर्किट के आउटपुट के एक पार्ट को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए, यूजिंग ए कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर। जो टोटल वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक है इस टैंक सर्किट के अक्रॉस, उसको हम डिवाइड करेंगे यूजिंग ये कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर। और यहाँ जो इस C2 का वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज हम यहाँ ट्रांजिस्टर के इमिटर पर अप्लाई कर रहे हैं। इस सर्किट में R रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर प्लस लोड रेजिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटर। मीन्स R कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिस्टर के आउटपुट रेजिस्टेंस को, इस इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है, और ऑसिलेटर के लोड रेजिस्टेंस को। तो इस तरह से ये जो कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर है, कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर, ये टोटल आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द टैंक सर्किट, उसके एक पार्ट को यहाँ इमिटर पर अप्लाई कर रहा है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पैरेलल टैंक सर्किट मेड बाय L C1 C2 यही डिटरमिन करता है इस ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस को। इस ऑसिलेटर से जो जनरेटेड सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इस पैरेलल टैंक सर्किट के रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। अब हम इस कोलपिट ऑसिलेटर के सिंप्लीफाइड सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे यूजिंग हाइब्रिड पाई मॉडल ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। इसमें ट्रांजिस्टर को उसके हाइब्रिड पाई मॉडल से रिप्लेस किया गया है और R पाई जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसको निगलेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इस कैपेसिटिव इम्पीडेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। इनपुट रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर के कैपेसिटिव इम्पीडेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। इम्पीडेंस ड्यू टू दिस कैपेसिटर इज वेरी वेरी लेस देन इनपुट रेजिस्टेंस R पाई। और आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, उसके नियर बाई होता है। तो इसलिए यहाँ R पाई को निगलेक्ट कर दिया गया है और हमने केवल C2 कंसीडर किया है। अब यहाँ आप देखिए इस सर्किट में, तो ट्रांजिस्टर के जगह पे हमने इसका
ये हाइब्रिड पाई मॉडल यूज किया है बाय नेग्लेक्टिंग आर पाई। यहाँ आप देख रहे हैं कि इमिटर और बेस, ये बेस है और ये इमिटर, इसके बीच में C2 लगा हुआ है। तो यहाँ इस इक्विवेलेंट सर्किट में आप देखिए बेस और ग्राउंड के बीच में हमने कैपेसिटर C2 लगाया है, क्योंकि ये देखिए कैपेसिटर यहाँ ग्राउंडेड है, इमिटर ग्राउंडेड है, तो ये कैपेसिटर इस पॉइंट पे ग्राउंडेड है। तो कहने का मतलब है कि बेस और ग्राउंड के बीच में कैपेसिटर C2 है, जो हमने इस इक्विवेलेंट सर्किट में बेस और ग्राउंड के बीच में C2 लगाया है। C1 कलेक्टर और इमिटर के बीच में है और इमिटर ग्राउंडेड है। तो यहाँ हमने इक्विवेलेंट सर्किट में कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में C1 लगाया है। रजिस्टर R ये कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में है, तो इक्विवेलेंट सर्किट में हमने यहाँ देखिए ये कलेक्टर है और ये ग्राउंड है, इसके बीच में R लगाया है। और ये इंडक्टर है, यहाँ देखिए कलेक्टर और बेस के बीच में। तो इक्विवेलेंट सर्किट में हमने इंडक्टर को, ये कलेक्टर है और ये बेस है, बेस के बीच में हमने इस इंडक्टर को लगाया। तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया है इस कोलपिट ऑसिलेटर का। ये इक्विवेलेंट सर्किट इस फिगर में हमने बनाया है। अब आप यहाँ देखिए कैपेसिटर C2, इसका जो इम्पीडेंस होगा ये 1/SC2 होगा, और ग्राउंड और बेस के बीच का जो वोल्टेज है ये V पाई है। मतलब इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज V पाई है और इसका इम्पीडेंस 1/SC2 है। तो I होता है करंट जो इस कैपेसिटर से फ्लो होगा, वोल्टेज अपान इस ब्रांच का इम्पीडेंस, तो ये होगा V पाई अपान 1/SC2। तो ये करंट थ्रू दिस कैपेसिटर आएगा ये SC2V पाई, इसके अक्रॉस वोल्टेज V पाई है, इसका इम्पीडेंस 1/SC2 है, इसलिए इस ब्रांच में जो करंट होगा ये SC2V पाई होगा। और देखिए यही करंट IL होगा, जो ये इस कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, यही करंट इस इंडक्टर के थ्रू होगा। मीन्स IL भी SC2V पाई होगा, क्योंकि ब्रांच तो एक ही है। तो इस तरह से हम C2 में करंट फाइंड करेंगे, जो कि SC2V पाई हमने कैलकुलेट किया है। V पाई इक्वल्स VBE। V पाई मीन्स ये वाला वोल्टेज, ये और ये बेस है और ये इमिटर है, तो VB बेस और इमिटर के बीच का जो वोल्टेज है वही V पाई है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि करंट थ्रू कैपेसिटर C2 इक्वल्स V पाई अपान 1/SC2, ये V पाई SC2 आया। ये यही करंट है जो इस फिगर में दिखाया गया है। करंट थ्रू इंडक्टर, ये करंट वही होगा जो ये करंट है कैपेसिटर C2 से। तो करंट थ्रू इंडक्टर IL इक्वल्स V पाई SC2। अब यहाँ देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज VC है कलेक्टर का, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बेस का वोल्टेज हम VB लेते हैं। मीन्स इस इंडक्टर का ये वाला पॉइंट एट वोल्टेज BC और ये वाला पॉइंट एट वोल्टेज VB। तो इस इंडक्टर में इस डायरेक्शन में अगर हम देखें, मीन्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव करंट IL के डायरेक्शन में, तो वोल्टेज डिफरेंस होगा इंडक्टर के अक्रॉस BC माइनस VB। और आप जानते हैं कि V इक्वल्स I इंटू R, मीन्स ये जो वोल्टेज डिफरेंस होगा VC माइनस VB, ये होगा इसमें करंट IL मल्टीप्लाइड बाय इस इंडक्टर का इम्पीडेंस। इंडक्टर में आप जानते हैं SL होता है और कैपेसिटर में 1/SC होता है। तो इस तरह से VC माइनस VB
इक्वल्स आई एल इंटू एस एल। आर वी सी माइनस वी बी, ये वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज वी बी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज यहाँ देखिए वी पाई है, तो यहाँ हम वी बी के जगह पे वी पाई लिखेंगे। तो ये वी सी वी बी की जगह पे वी पाई इक्वल्स आई एल। आई एल जो हमने अभी जो कैपेसिटर में करंट फाइंड किया था वही होगा, तो यहाँ लिखेंगे वी पाई एस सी टू। इस आई एल की वैल्यू यहाँ हमने लिख दिया, और एस एल, तो यह होगा एस स्क्वायर एल सी टू वी पाई, मतलब वी सी माइनस वी पाई होगा एस स्क्वायर एल सी टू वी पाई। तो वी सी होगा वी पाई, कॉमन ले लेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 1 प्लस एस स्क्वायर एल सी टू। तो ये वी सी कलेक्टर का वोल्टेज है, वी सी इक्वल्स वी पाई 1 प्लस एस स्क्वायर एल सी टू। ये देखिए लिखा है हमने वी सी इक्वल्स वी पाई इन ब्रैकेट 1 प्लस एस स्क्वायर एल सी टू। इस पॉइंट का वोल्टेज यही है। अब हम कलेक्टर पे मीन्स यहाँ सी पॉइंट पे के सी एल लगाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं 4 ब्रांचेज हैं, एक कैपेसिटर C1, एक रजिस्टर R, एक इंडक्टर L, और ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो यहाँ पे GM ट्रांस कंडक्टेंस है, वी पाई ये बेस और इमिटर के बीच का वोल्टेज है। इस पॉइंट पे हमें KCL लगाना है, तो हमें पहले इस C1 में करंट, इस ब्रांच में करंट निकालना है। इस ब्रांच में करंट होगा, यहाँ का जो वोल्टेज है VC डिवाइड बाई इस कैपेसिटर का इम्पीडेंस BC अपान 1 अपान SC1। इस रजिस्टर में जो करंट होगा ये होगा BC अपान R, और ये करंट दिया हुआ है GM V पाई। और इस वाले इंडक्टर में करंट वही करंट होगा जो ये कैपेसिटर में है, मीन्स ये SC2 V पाई। और आप देखिए ये सारे करंट आउटगोइंग करंट है, तो हम इन चारों ब्रांच के करंट के एडिशन को 0 रखेंगे। तो अप्लाइंग KCL एट नोड C, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी, इस कैपेसिटर में करंट था VC अपान 1 अपान SC1, यहाँ लिखा हुआ है ये VC अपान 1 अपान SC1, प्लस इस रजिस्टर का करंट BC अपान R, प्लस इस करंट वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स का करंट GM V पाई, प्लस इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है ये IL V पाई SC2, तो यहाँ SC2 V पाई, सारे करंट का एडिशन हमने 0 कर दिया। तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो BC SC1 हो जाएगा, और फिर BC कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा BC ब्रैकेट में SC1 प्लस 1 अपान R। ये हमने यहाँ लिखा है SC2 V पाई, फिर GM V पाई इक्वल 0। अब इसको मैंने इस तरह से लिखा SC2 V पाई प्लस GM V पाई, और यहाँ BC के जगह पे जो BC लिखा हुआ है इसके जगह पे हम ये रखेंगे BC इक्वल्स V पाई 1 प्लस S स्क्वायर L C2। तो हम यहाँ पर ये जो हमने ये क्वेश्चन लिखा था इसमें SC2 V पाई पहले लिखा, फिर GM V पाई लिखा, और BC ब्रैकेट 1 अप BC इन ब्रैकेट SC1 प्लस 1 अपान R, इसमें ये टर्म हमने पहले लिख दिया है यहाँ 1 अपान R प्लस SC1,
और इस बी सी के जगह पे ये बी पाई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दिया है। बी सी इक्वल्स बी पाई 1+s² L/c2। अब नेक्स्ट स्टेप, बी पाई हमने कॉमन ले लिया, इस इक्वेशन में से बी पाई कॉमन ले लिया। तो जब इसको बी पाई कॉमन ले लेंगे तो हमें ब्रैकेट में ये सेकेंड टर्म मिलेगा। और इस एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए इन दोनों टर्म, एक तो बी पाई है और दूसरा ये एक्सप्रेशन है, दोनों में से किसी एक को जीरो होना चाहिए। लेकिन जो ये बी पाई है ये जीरो हो नहीं सकता ऑसिलेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं बी पाई मीन्स ये बेस और इमिटर के बीच का वोल्टेज। और ये बेस और इमिटर, बेस देखिए यहाँ पे है और इमिटर ये है, बेस और इमिटर के बीच का वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। मीन्स जो ये टैंक सर्किट है उसके अक्रॉस वोल्टेज का एक पार्ट हमने बेस और इमिटर के बीच में अप्लाई किया है, तो ये जीरो हो नहीं सकता। बट टू स्टार्ट ऑसिलेशंस बी पाई कैन नॉट बी जीरो, नॉट इक्वल्स जीरो, हेंस इसलिए सेकेंड टर्म हमें जीरो करना होगा। तो सेकेंड टर्म ये है SC2 + GM + 1/R + SC1 ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट 1+s² L/c2 = 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर इस एक्सप्रेशन में को हम रीअरेंज करेंगे इस तरह से कि हम s के डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में। तो पहले हमने s³ वाला टर्म लिखा, ये s³ L/c1 c2, फिर स्क्वायर वाला टर्म, फिर यहाँ ASC1 है, SC2 है, s कॉमन ले लिया तो ये SC1 + C2, फिर कांस्टेंट टर्म जो GM 1/R है = 0। अब हम s के जगह पे फिजिकल फ्रीक्वेंसी s = j⍵ पुट करेंगे। इस एक्सप्रेशन में s के जगह पे j⍵ पुट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे j² हो जाएगा, j² मीन्स -1, तो ये टर्म निगेटिव में आ जाएगा, j² -1 करेंगे। और इस एक्सप्रेशन में रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म अलग अलग कर लेंगे। तो रियल टर्म में क्या क्या मिलेगा, एक तो ये है GM + 1/R, यहाँ कर लिया मैंने, और ये j² माइनस में बदल जाएगा -1, और ये ओमेगा, ये तो ये इतना तो रियल टर्म हो गया। और ये j² j³ है तो j² से -1 आएगा और एक j आएगा, तो मीन्स -j⍵। तो यहाँ हम j कॉमन ले लेंगे तो ये एक टर्म ये मिलेगा ω/C1 + C2, और दूसरा मिलेगा यहाँ से ये ω³ हो जाएगा और निगेटिव, तो -ω³ L/c1 C2 = 0। अब हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस फाइंड करना है और कंडीशन फॉर ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको जीरो करने के लिए रियल पार्ट भी जीरो होना चाहिए और ये इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होना चाहिए। अगर एक भी पार्ट जीरो नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होने के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग जीरो होने चाहिए। तो इसलिए टू स्टार्ट ऑसिलेशन बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी जीरो। सबसे पहले हम इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट टू जीरो, इस इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो के इक्वल करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट ये है j⍵0 ब्रैकेट C1 + C2 -ω0³ L/c1 C2 = 0। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ω0 इन ब्रैकेट C1 + C2 = ω0³ L/c1 C2। तो इस तरह से सिंप्लीफाइड करेंगे तो ω02 होगा C1 + C2 L/c1 C2। और आप जान तो ω02 को हम रीअरेंज करेंगे इस तरह से 1/L इन ब्रैकेट C1 C2 C1 + C2। तो ω0 हो जाएगा 1/
ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट एल इन ब्रैकेट C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। हमारा ऑसिलेटर जो सिग्नल जनरेट करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी यही होगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा नॉट इक्वल्स 1 अपान अंडर रूट एल C1 C2 अपान C1 प्लस C2। इसको हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो एफ नॉट हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस का एक्सप्रेशन है फॉर कोलपिट ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का आउटपुट जो सिग्नल जनरेट करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम कंडीशन फॉर ऑसिलेशन फाइंड करेंगे। इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट जीरो करके कंडीशन फॉर ऑसिलेशन फाइंड करेंगे। इक्वेटिंग रियल पार्ट टू जीरो, तो रियल पार्ट ये था GM प्लस 1 अपान आर माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2 अपान आर इक्वल 0। तो इसको इस तरह से लिखेंगे और ओमेगा की जगह पे ये ओमेगा नॉट की वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर C1 प्लस C2 अपान L C1 C2। तो इसमें हम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये C1 प्लस C2 अपान L C1 C2 रखेंगे तो ये आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो GM इक्वल्स C2 अपान R C1 मिलेगा। तो इस तरह से C2 अपान C1 इक्वल GM R। यही है कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इन कोलपिट ऑसिलेटर। कोलपिट ऑसिलेटर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस क्रिएट करेगा एक फिक्स फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का अगर ये C2 अपान C1 इक्वल्स GM R। तो इस तरह से हमने कंडीशन फॉर ऑसिलेशन जो कि ये एक्सप्रेशन है C2 अपान C1 इक्वल GM R और फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कि F नॉट इक्वल्स 1 अपान 2 पाई अंडर रूट L C1 C2 अपान C1 प्लस C2 फाइंड किया।